हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से करते कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने के चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहीं शारंग बिल्ला में एकांश ने मौली की तरफ देखा, जो कि स्टडी टेबल पर बैठी अपने सारे नोट्स को बना रही थी, जिसे देखते हुए एकांश बिस्तर से उठा और बालकनी की तरफ चला गया। जहाँ पहुँचने के बाद उसने सीधा मल्हार को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से मल्हार ने कॉल अटेंड करते हुए यस बॉस। एकांश ने जवाब में कहा, तुम्हें पता चला कौन है? मल्हार कुछ कहता उससे पहले पीछे तरफ से एकांश को किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई, जिसे सुनते हुए एकांश की आंखें सिकुड़। उसने कहा, मल्हार कौन है? मल्हार ने जवाब में कहा, कोई नहीं, जिस आदमी ने पैसे लिए थे और चुका नहीं रहा। एकांश ने सिर हिलाते हुए, सही है, उसे ऑर्गन्स बेचकर पैसे वापस लो। क्या? पीछे से मौली ने कहा, जिसकी आवाज़ सुन एकांश का चेहरा काला पड़ गया। उसने सिर घुमाकर पीछे देखा और अपने पीछे खड़ी मौली को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मौली ने एकांश की बात को इग्नोर करते हुए कहा, आपने क्या कहा? ऑर्गन्स? ये क्या कह रहे थे? एकांश मौली के सवाल पर उसे खाली नज़रों से देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इस वक्त सुबह हो रही थी, जहां प्राची की नींद खुली। तब उसने खुद को अद्विक की बाहों में पाया, जहां अपने बगल में सो रहे अद्विक को देखा। उसने खुद से कहा, ओह फक दिस सिट स्लीपिंग वॉक। ये कहते हुए प्राची उठकर बैठ गई और सिर घुमाकर अद्विक को देखने लगी, जो कि मेल स्लीपिंग ब्यूटी लग रहा था। और लोग लगे भी क्यों ना, वो कि दिखता बिल्कुल अदिति की तरह था। जिसके हल्के फूले हुए होठों को देखते हुए प्राची हल्का उसके चेहरे के नज़दीक आई, जहां उसके हलचल करने पर अद्विक की आंखें भी खुल गई और प्राची को अपने नज़दीक देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, बेदाग चेहरा के साथ उसकी घनी पलकों से भरी आंखें प्राची को बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहां प्राची ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, अद्विक के शेप में बने पतले हुए होठों को देखकर कहा, ये होठ इतनी परफेक्ट क्यों है? सर्जरी करवाई है क्या? अद्विक ने प्राची के सवाल पर जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, मैं अपनी मोम की तरह दिखता हूँ इसलिए। प्राची ने अद्विक के जवाब पर उसके होठों पर छूते हुए कहा, कभी सोचा है कि ये होठ पेंगुइन की तरह क्यों है? अद्विक ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, व्हाट, पेंगुइन? प्राची ने अद्विक के दूर होते हुए कहा, हे बट टेल मी वन थिंग, मेरे फ्रेंड जोन में मुझे भी सुंदर लड़कियां हैं, तो फिर आपने मुझे क्यों गर्लफ्रेंड बनाया? अद्विक ने उठकर बैठते हुए जवाब में कहा, क्योंकि जितना हमारा अटेंशन एक परफेक्ट लड़की नहीं खींच पाती, उससे ज़्यादा एक इनपरफेक्ट झल्ली लड़की लड़कों का अटेंशन खींचती है। प्राची ने अद्विक की बात सुन कहा, मैं झल्ली हूँ? नहीं, बस थोड़ी सी अजीब हो। यू मीन आई एम एबनॉर्मल पर्सन? प्राची ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, जिसे देखा अद्विक कुछ कहता उससे पहले प्राची का फ़ोन बजने लगा। प्राची ने अद्विक के कमरे से निकलकर गेस्ट रूम में जाकर अपने फ़ोन को उठाया तो पाया उसे प्रथा कॉल कर रही थी, जिसे देखते हुए प्राची ने कॉल अटेंड कर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से प्रथा ने कहा, प्राची बच्चा, मैं एक मीटिंग का चलते न्यूयॉर्क जा रही हूँ और वहीं से सीधा इंडिया के लिए निकलूँगी। तुम अपनी दी और अद्विक के साथ आज निकल जाओ। प्राची ने प्रथा की बात सुन अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था ना मैं आपके साथ जाऊंगी, तो आपने ये क्यों किया? प्रथा ने प्राची को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट। और अचानक प्राची ने बीच में प्रथा को कॉल कट कर दिया और अपना फ़ोन बिस्तर पर पटकते हुए कहा, हमेशा से यही था। ये कहते हुए प्राची बिस्तर पर अपने सिर पर हाथ रख कर बैठ गया और अद्विक उसके चिल्लाने पर वहां आ गया और प्राची को उस तरह बैठा हुआ देख उसके पास आकर कहा, प्राची ने बीच में कहा, मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है। अद्विक ने प्राची के बात पर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ और ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, ओके? ये कहते हुए अद्विक ने प्राची के जवाब को वेट किया, लेकिन प्राची ने कुछ नहीं कहा, जिस पर अद्विक कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद प्राची हल्का सिसकने लगे और बिस्तर के कोने पर हाथ रख खरोचते हुए बोली, हमेशा यही करती थी आप, जब भी मैं आपके साथ रहना चाहती आप हमेशा मुझसे दूर चली जाती थी। ये कहते हुए प्राची के गाल पर आंसू बह निकले जब उसके फ़ोन पर मैसेज ट्यून बजा। प्राची ने फ़ोन उठाकर देखा, जहाँ प्रथा ने उसे मैसेज किया था, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बेटा काम भी तो ज़रूरी है।
है ना, ताकि तुम्हें और अच्छी परवरिश दे सकूं। प्राची ने प्रथा के मैसेज को देखा और फ़ोन को नीचे रख दिया। प्राची अभी भी उदास से बैठी हुई थी। जहां अद्विक ने कमरे के दरवाजे पर नॉक किया, प्राची ने सिर उठाकर अद्विक की तरफ देखा, जिसके हाथ में लोअर और टी शर्ट था, जिसे लाकर अद्विक ने प्राची के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए शावर ले लो। प्राची ने एकटक अद्विक को देखते हुए कहा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अद्विक ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? प्राची ने जवाब में कहा, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, मेरी ज़रूरत के वक्त मुझे इग्नोर तो नहीं करोगे ना? अद्विक ने सोचते हुए कहा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन कभी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी इग्नोर ना करूँ या तुम्हें ऐसा महसूस ना हो। प्राची ने अद्विक के हाथ से लोअर और टी शर्ट लेते हुए कहा, अच्छा किया जो बाकी लड़कों की तरह इम्प्रेस करने के लिए नहीं कहा कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अद्विक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो ऑलरेडी मुझसे इम्प्रेस हो चुकी हो और मैं झूठ नहीं बोलना। प्राची ने बिस्तर से उठते हुए कहा, मेरे घर चलेंगे आप? अद्विक ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। प्राची ने अद्विक की तरफ देखा और उसके बेहतर नज़दीक आकर पंजों के बल उठते हुए अद्विक के कान में कहा, साथ में चल रहे हैं, मजे करेंगे। ये कहते हुए प्राची ने अद्विक के कान के लोग को होठों से छू लिया और होठों पर एक नखरेली मुस्कान के साथ वॉशरूम की तरफ चली गई, जिसे जाता हुआ देख अद्विक ने दिल में घंटियां बजने लगी और देखते ही देखते उसके चेहरे का पूरा रंग लाल पड़ गया और वो अपने चेहरे को थपथपाते हुए बेडरूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ शारंग विला में मौली इस वक्त एकांश के सामने खड़ी हुई थी, जहां एकांश ने उसके सवाल को सुनकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मौली ने एकांश की बात को अनसुना करते हुए कहा, आपने क्या कहा? ऑर्गन्स बेचना है? किसका? एकांश ने एक नज़र मौली को देखा और फ़ोन में कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया और फ़ोन पॉकेट में डालते हुए मौली के सामने आकर कहा, तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी ना? मौली ने एकांश को एकटक देखते हुए कहा, आप किसी को मारने की सुपारी दे रहे हो? एकांश ने मौली की बात पर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जिस पर मौली ने बीच में कहा, आप सच में गुंडे हो, आप लोगों को मारने की सुपारी देते हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक पति सोचा था, वो भी चंडाल निकला। कहीं किसी दिन मेरे ऑर्गन्स भी निकाल कर बेचवा दे। ये कहते हुए मौली न जाने क्या क्या सोचने लगी, जिसकी बातों को सुनते हुए एकांश का पारा चढ़ गया और उसने मौली के मुंह पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, चुप, बिल्कुल चुप। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम्हें मैं ऐसा आदमी लगता हूँ? मौली बड़ी बड़ी आंखों से एकांश को देखने लगी और एकांश के हाथ के मुंह में होने के कारण उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसके हाँ को सुन एकांश ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, मौली सूर्यवंशी, ज़रूरत से ज़्यादा मुंह मत चलाया करो। मौली ने एकांश के धमकी पर उसके हाथ को जोर से काट लिया, जिससे एकांश ने झटके से अपने हाथ को पीछे खींच झटकते हुए गुस्से से मौली के घूर कर देख कहा, ये क्या हरकत है तुम्हारी? मौली ने एकांश के गुस्से पर एकदम पीछे होते हुए कहा, और आप क्या कह रहे थे? एकांश ने मौली को आंखें दिखाते हुए कहा, मैं चाहे जो भी कह रहा था। तुम्हें किसने कहा चोरों की तरह मेरी बात सुनने के लिए? मैं चोरों की तरह बात सुन रही थी या आप किसी स्मगलर की तरह सुपारी दे रहे थे? मौली ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, जिसकी बात पर एकांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने जबड़े कसते हुए कहा, मौली, मैं स्मगलर नहीं हूँ। मौली ने आंखें चढ़ाकर, ठीक है, मानती हूँ, तो बताइए। जिसकी बात को बीच में काट एकांश ने कहा, मैं बताना जरूरी नहीं समझता। मौली ने कुछ देर एकांश को घूरा और कहा, ठीक है, मैं पता लगा लूँगी। इतना कहकर मौली जाने लगी, जिसके कलाई को पकड़ मोड़ कर उसके कमर से लगाते हुए एकांश उसके अपने सीने से सटाते हुए कहा, तुम मेरे पछड़े में क्यों पड़ रही हो? अच्छी बीवी की तरह मेरी बात पर सिर हिलाओ, गाय की तरह सींग मारने की कोशिश मत करो। मौली ने एकांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर पति गलत रास्ते पर जाए तो उसे सही रास्ते पर ले आना चाहिए। एकांश ने आंखें रोल करते हुए कहा, मेरे पूरे घर वाले सिर्फ मुझे सही रास्ते पर लाने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, जैसे मैं किसी गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। मौली ने आंखें चढ़ाते पूछा, तो बताइए, किसके ऑर्गन्स को निकलवाने के लिए ऑर्डर दे रहे थे आप? एकांश ने जवाब में कहा, मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि हमारी कंपनी से कुछ लोगों ने लोन लिया है और वापस नहीं किया, तो मल्हार उन्हीं से पैसे निकलवाने गया था। फाइन, सुन लिया तुमने?
मौली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और अगर वो पैसे ना दे तो उनके ऑर्गन्स को निकलवा कर भिजवा देना, यही कहा था ना। एकांश ने आंखें सिकुड़ाते कहा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय मेरी बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो? मौली ने जवाब में कहा, क्योंकि मैं फ्यूचर में बनने वाली आईपीएस ऑफिसर हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा पति कोई इलीगल काम में इन्वॉल्व हो। एकांश ने कुछ देर मौली की बात को सोचकर हल्का सा हंस पड़ा, जिसकी हंसी पर मौली ने कहा, अब हंसी क्यों आ रही है? एकांश ने सिर नहीं में हिलाते हुए कुछ नहीं सोच रहा था कि एक नए आईपीएस ऑफिसर को मुझे फिर खरीदना पड़ेगा। मौली ने घूर कर एकांश को देखा और कहा, ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली माय डियर हस्बैंड, मैं पूरी जिंदगी रिश्वत नहीं लूंगी। एकांश ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, रियली? देन आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। यह कहते हुए एकांश ने मौली को छोड़ दिया और बालकनी से निकलकर बेडरूम में चला आया, जिसके पीछे आते हुए मौली ने कहा, आपके कहने जिसकी बात को बीच में काटते हुए एकांश ने कहा, या तो तुम शराफत से सो जाओ या चुपचाप स्टडी टेबल पर चली जाओ, अगर यहाँ रही तो अगले ही पल बिस्तर पर रहोगी। एकांश की धमकी को सुनते हुए मौली ने घूर कर उसे देखा और स्टडी टेबल पर चली, जिसे देखते हुए एकांश ने अपना लैपटॉप उठाया और बालकनी में चला गया। मौली ने उसे जाते हुए देखा और फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। वहाँ इतनी शांति थी कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ भी मौली सुन सकती थी। करीब रात के 1 एकांश लैपटॉप बंद करते हुए बेडरूम में आया, तब उसने देखा मौली नींद के कारण उबासियाँ ले रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सूज गई थी, जिसे देखते हुए एकांश ने लैपटॉप कॉफ़ी टेबल पर रखा और मौली के पास जाकर उसके हाथ से पेन ले लिया, जिस पर मौली नींद में सिर उठाकर एकांश को देखने लगी, जिस पर एकांश ने झुककर मौली को अपने बाहों में उठाते हुए कहा, मुझ पर जरा तरस खाओ, इस तरह से खुद को मत सताओ। यह कहते हुए एकांश मौली को लेकर बिस्तर के पास आ गया और उसके साइड में लेट कर ब्लैंकेट से ढक दिया। बिस्तर पर आते ही मौली की आंखें फट से बंद हो गई, जिसे देखते हुए एकांश ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और स्टडी टेबल के पास पहुंचा, जहां बिखरे न्यूज़पेपर को समेटते हुए उसकी नज़र एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पर गई, जिस पर मित्तल इंडस्ट्रीज को लेकर अपडेट थी। दिस ईयर्स यंग यूथ सीईओ अवार्ड गोज टू श्रेया मित्तल, जिसे पढ़ते हुए एकांश के होठों पर एक मुस्कान आई और उसने पेपर को फोल्ड करके उस जगह पर रखते हुए कहा, आखिरकार यास ने अपना पंख फैला ही लिया, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट माय डियर सिटूबर्न ब्रदर। यह कहते हुए एकांश बिस्तर पर आ गया और नाइट लैंप ऑफ कर मौली के बंद आंखों पर उसके आईब्रो में उंगली चलाते हुए उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया, जिस पर मौली ने नींद में उसे अपनी बाहों में समेट लिया और एकांश उसके माथे पर होठ चलाते हुए सो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।